Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of Biology for 10th class. Today is our topic of discussion मेंडल के वरासत के कवानीन। आज हम मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि ग्रीगर मेंडल ने लॉज दिए थे जेनेटिक्स के बारे में, और ग्रीगर मेंडल कौन था? ऑस्ट्रिया में एक पादरी था। ठीक है, ग्रीगर मेंडल कौन था? ऑस्ट्रिया में एक पादरी था, और उसने ये राय दी थी कि जानदारों में ख़ास फैक्टर्स होते हैं जो खसूसियात को अगली नस्ल में मुंतकिल कर देते हैं। फिर बाद में उन फैक्टर्स को जीन्स का नाम दिया गया था। अब क्या था कि मेंडल ने तजर्बात के लिए मटर के पौधे का इंतखाब किया। अपनी तहरीरों में मेंडल ने इस इंतखाब की वजूहात भी बताई हैं कि उसने मटर के पौधे का इंतखाब क्यों किया। तो उसने ये कहा कि जेनेटिक्स के तजर्बात के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जानदार में ये खसूसियात मौजूद होनी चाहिए। मतलब कौन कौन सी? जानदार में ऐसी बहुत सी मुख्तलिफ़ खसूसियात होनी चाहिए जिनका आसानी से मुतालिया हो सके। बहुत सारी खसूसियात मौजूद होनी चाहिए। मसलन कौन कौन सी खसूसियात? अब ये देखें, अगर हम पी प्लांट की बात करें तो इसमें अगर आप सीड की शेप की बात करें तो वो राउंड भी होता है, वो रिंकल्ड भी होता है। और अगर हम सीड के कलर की बात करें तो वो येलो भी होता है और ग्रीन भी होता है। अगर हम फ्लावर का कलर देखें तो वो पर्पल भी होता है और वाइट भी होता है। और इसी तरह से अगर हम फली की शेप देखें तो वो फूली हुई भी होती है और पिचकी भी होती है। अब ये क्या है? ये मुतबादल खसूसियात हैं, यानी अगर एक जो है वो गोल है तो दूसरा जुरीदार है, अगर एक जर्द है तो दूसरा सब्ज़ है, अगर एक फूल का कलर पर्पल है तो दूसरे का कलर क्या है? वाइट है। ठीक है, इस तरह से कंट्रास्ट जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो मौजूद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है? जानदार में मुतदाद खसूसियात होनी चाहिए। मसलन कद की खसूसियत के लिए सिर्फ दो और कतई मुख्तलिफ फिनोटाइप्स हों, यानी लंबा कद और छोटा कद। ठीक है, इसी तरह से अगर जानदार जिसको चूज़ किया गया है एक्सपेरिमेंट के लिए वो प्लांट है तो उसमें दो तरह की फर्टिलाइजेशन हो, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो और क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो। और उसके बाद फोर्थ जो करैक्टरिस्टिक है वो क्या होनी चाहिए कि जो जानदार है उसका लाइफ साइकिल शॉर्ट हो। अब ये नहीं कि पौधा लगा के तो 10 साल तक इंतज़ार करेंगे, फिर वो बड़ा होगा, उसको फ्लावर्स लगेंगे या फ्रूट्स लगेंगे तो तब जाके हम देखेंगे कि उसके बेसिकली हम उसको ऑब्ज़र्व करेंगे। ऐसा नहीं है, बल्कि जानदार का लाइफ साइकिल जो है वो शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर उसके बाद मेंडल्स ने 2 लॉज दिए, जिसमें एक है मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम पढ़ेंगे मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो सबसे पहले मेंडल ने बीजों की शक्ल की विरासत का मुतालिया किया, जस्ट शक्ल का मुतालिया किया। यानी क्या? अगर सीड राउंड है तो दूसरा रिंकल्ड है, तो राउंड और रिंकल्ड के बारे में उसने जो है वो सबसे पहले स्टडी किया। इस मकसद के लिए उसने मुतदाद खसूसियत वाले दो पौधों में क्रॉस यानी रिप्रोडक्शन का अमल करवाया। अब ऐसा क्रॉस जिसमें एक वक्त में एक ही मुतदाद खसूसियत का मुतालिया किया जाए उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। मतलब कि इस क्रॉस में सिर्फ ये देखा गया है कि एक सीड जो है वो राउंड है और दूसरा रिंकल्ड है, इसके अलावा कोई और खसूसियत इसके साथ जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेंडल ने गोल बीज बनाने वाले एक खालिस नस्ल ट्रू ब्रीडिंग पौधे का क्रॉस जो है वो रिंकल बीज बनाने वाले एक ट्रू ब्रीडिंग पौधे से करवाया। अब ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है? ऐसा जो है वो ऑर्गेनिज़म जिसमें दोनों जीन्स एक जैसे हों। लाइक ये देखें, ये दोनों कैपिटल आर हैं, ये दोनों स्मॉलर आर हैं, तो ये दोनों क्या हैं? ये ट्रू ब्रीडिंग है। ठीक है, ये ट्रू ब्रीड है। इसका ये मतलब है कि उसने ये ट्रू ब्रीडिंग का क्रॉस इस ट्रू ब्रीडिंग के साथ करवाया। ठीक है, यानी राउंड का क्रॉस रिंकल से करवाया, और वो दोनों क्या थे? वो ट्रू ब्रीडिंग वाले और जो हैं वो करैक्टरिस्टिक्स थे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगली नस्ल के तमाम बीज गोल थे। मेंडल ने गोल बीज बनाने की खसूसियत को डोमिनेंट जबकि जुरीदार बीज बनाने को रिसेसिव करार दिया। अब हम देखते हैं, देखें जी, जब यहाँ पे क्रॉस करवाया गया राउंड और रिंकल्ड का, जो कि होमोजाइगस थे, दोनों होमोजाइगस जीनोटाइप ही है ना, तो इनसे जो गैमेट्स बने वो हमारे पास आर और आर हैं।
और इनसे जब क्रॉस करवाया गया तो आगे जो ऑर्गेनिज्म बने वो तमाम गोल थे। गोल किस तरह से थे? क्योंकि उनमें कैपिटल आर जो है वो डोमिनेंट था और जो स्मॉलर आर है वो रिसेसिव था। तो कैपिटल आर ने अपनी जो खसूसियत है उसको शो किया, अपनी करेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्रेस किया, लेकिन स्मॉलर आर जो है उसने अपनी करेक्टरिस्टिक को सप्रेस कर लिया, उसने अपनी करेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं किया। तो अगली नस्ल जो बनी उसमें क्या था? उसमें तमाम बीज जो थे वो गोल थे। सबसे पहले हम बात करते हैं आबाई नस्ल की, तो ये P1 जनरेशन है। ठीक है, मेंडल ने अपने क्लास में ये वाले वर्ड यूज़ किए थे। P1 था, F1 था और इसी के साथ साथ F2। अब क्या है? P1 पेरेंटल जनरेशन है। जब पेरेंटल जनरेशन का जो है उनके गैमिट्स बने, तो गैमिट्स में क्या हुआ कि एक एक अलील आई। होमोजाइगस थे ना, इस वजह से एक एक अलील जो है वो सेपरेट हुई। इसका ये मतलब है कि क्या हुआ कि गैमिट्स जब बने तो अलील्स सेपरेट हो गई, और उसके बाद क्या हुआ कि अलील जो हैं वो न्यू जो गैमिट्स बनेंगे उनके अंदर जो हैं वो यूनाइट हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी। सो P1 जनरेशन होमोजाइगस थी और F1 जनरेशन फिर क्या हुई? हेट्रोजाइगस हो गई। अब क्या है कि F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया, यानी स्मॉलर आर कैपिटल आर का, स्मॉलर आर और कैपिटल आर से ही जो है वो क्रॉस करवाया। अब ये देखें, ये आपके पास हेट्रोजाइगस है, ये भी आपके पास हेट्रोजाइगस है, और ये दोनों क्या हैं? ये F1 जनरेशन से आए हैं। जब इनका क्रॉस करवाया तो इनसे बनने वाले गैमेट्स हमारे पास कौन कौन से थे? कैपिटल आर, स्मॉलर आर, कैपिटल आर, स्मॉलर आर। अब क्या है कि टेबल के थ्रू इनका हमने क्रॉस करवाया। यहाँ पे आर रखा है, ये वाले यहाँ पे आ गए और ये वाले यहाँ पे आ गए। अब इनके क्रॉस किस तरह से होंगे? आर को आर के साथ लिखेंगे, ये गैमिट बनेगा। ये आर इस आर के साथ, तो ये गैमिट। उसके बाद इस आर ने इस आर के साथ मिलना है, तो ये गैमिट। इस आर ने इस आर के साथ मिलना है, तो ये आपके पास जो है वो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब आप देखें, अगर ये आपके पास F2 जनरेशन है, ठीक है, ये आपके पास सेकंड फिलिलियल जनरेशन है। F का मतलब है फिलिलियल। अगर आप इसकी जीनोटिपिक रेशियो लिखें तो एक ऐसा है जो आपके पास होमोजाइगस है और राउंड है, तो 1 ऐसा है जो होमोजाइगस राउंड है। 2 ऐसे हैं जो हेट्रोजाइगस और राउंड हैं, तो 2 ऐसे होंगे जो हेट्रोजाइगस और राउंड हैं, और एक ऐसा है जो रिसेसिव है और रिंकल्ड है, और इसका ये आपके पास रेशियो आ जाएगी 1:2:1। तो ये आपके पास रेशियो। लेकिन अगर आप इसकी फिनोटिपिक, ये मैंने जीनोटिपिक रेशियो लिखी, अगर आप इसकी फिनोटिपिक रेशियो देखें तो 3 आपके पास राउंड सीड आएंगे और 1 जो है वो आपके पास रिंकल्ड। ठीक है, सो 75% जो हैं वो राउंड और 25% जो हैं वो रिंकल्ड होंगे। तो उसके बाद क्या था कि मेंडल का जो लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है कि गैमिट बनते दौरान हर जोड़े के दोनों अलील्स एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। ये देखिए, गैमिट्स बनने हैं तो हर जोड़े के जो अलील हैं वो एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, और हर गैमेट जोड़े का एक ही जीन वसूल करता है, और हर गैमेट ने जोड़े में से एक ही जीन को वसूल करना है। जब नर और मादा जानदार के गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो नतीजे में बनने वाले जानदार में जीन दोबारा जोड़ों की शक्ल में आ जाते हैं। इन नताइज को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नाम दिया जाता है। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप नोट करें। तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तारीफ़ करें। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तारीफ़ करें। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है आपके पास? यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है, ऐसा क्रॉस जिसमें एक वक्त में एक ही मुतदाद खसूसियत का मुतालिया किया जाए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ऐसा क्रॉस जिसमें एक वक्त में एक ही मुतदाद खसूसियत का मुतालिया किया जाए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। अब यहाँ से आपको जो सेकंड क्वेश्चन आएगा वो आप नोट करें, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की तारीफ़ करें। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपके पास लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है।